सभी को नमस्कार। आज का सेशन आरपीएससी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न भर्तियों के लिए साक्षात्कार के संदर्भ में है। अमूमन सबसे बड़ा डर होता है इस प्रक्रिया का। जब आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हो, आपके बहुत अच्छे नंबर भी होते हैं, तो भी आपके मन में एक डर होता है कि यदि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ नहीं तो क्या होगा। क्योंकि लिखित परीक्षा में कहीं आपके व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा चीजों को, आपने उनको अभिव्यक्त कर दिया, लेकिन यहां आपके अंदर डर रहता है कि चार लोग मेरे सामने बैठे हैं, उनके सामने क्या मैं अपना प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। ज्ञानात्मक पक्ष की जांच हो चुकी होती है, लेकिन यहां भावात्मक और क्रियात्मक ये तीनों पक्ष जुड़ जाते हैं, वो बन जाता है साक्षात्कार। अब चूंकि सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू का एक बड़ा रोल है, 24 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो आज का जो सेशन है वो स्पेशली सहायक आचार्य इंटरव्यू को लेकर मेरा है। कुछ डर हैं आपके दिमाग में जो मैं निकालना चाहूंगा, बेसिक बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको फॉलो करनी है। यद्यपि आप कहीं भी अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूट ये मॉक इंटरव्यूज का आयोजन करवाते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जस्टिस होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको खुद को तैयार करनी होती हैं। साक्षात्कार में बहुत सारी चीजों का योगदान है, और जिसमें सबसे बड़ा योगदान है आपके मनोवैज्ञानिक पक्ष का। साइकोलॉजिकली आप कितने स्ट्रोंग हैं, इस पे आपका साक्षात्कार का रिजल्ट डिपेंड करता है। क्योंकि ज्ञान का पक्ष का आपकी जांच हो चुकी है। अब मैंने जैसे कहा कि आप बातों को कैसे रख पाते हैं, आप अगले के सुन के कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही है। और चूंकि सहायक आचार्य साक्षात्कार में टीचिंग का भी एक बड़ा योगदान होता है, वहां भी आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। मैं मानता हूं कि 4 से 5 चीजें साक्षात्कार में बहुत बड़ी हैं, जिनका आपको याद रखना है, जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपका प्रवेश, जो आपकी एंट्री होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। प्रवेश एंट्री का कैसे रोल है, कई बार इसको लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है। मैंने दोनों बार इंटरव्यू दिए, दोनों मैंने घर पे नॉर्मली तैयारी की मेरे दोस्तों के साथ, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस इस चीज को लेकर था कि मेरा बहुत बेहतर होगा। और आदमी के अंदर ये कॉन्फिडेंस है ना कि उसका बेहतर होगा, तो आप चाहे आपको कुछ भी नहीं आए ना, तो भी आपके अपने आप सवाल निकलते हैं, जवाब निकलते हैं। परिवेश आपका हो तो बड़ी विनम्रता के साथ होना चाहिए। विनम्रता मतलब चेहरे पे डर नहीं दिखना चाहिए। बड़ी विनम्रता के साथ आपने प्रवेश किया, और जैसे प्रवेश किया तो आप चेयरपर्सन जो बीच में बैठे हैं उनको आप अभिवादन करेंगे, नमस्कार करेंगे, लेकिन उसके साथ आपके ये जो हाथ अभिवादन है वो इसके साथ साइड वालों के साथ भी आपका यूं झुकेगा। यदि वहां लेडीज मेंबर है तो आप उनको अलग से भी प्रणाम करने का एक तरीका, औपचारिक तरीका बताया जाता है, जो आप यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद जैसे आप चेयर के पास, आपको खुद नहीं बैठना होता है, आपको मेंबर बोलते हैं कि आप बैठिए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप जैसे स्थान ग्रहण करेंगे उसके बाद आप उनको धन्यवाद बोलते हैं। ये तो औपचारिकता है, लेकिन ये औपचारिकता आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। ये औपचारिकता सामने वाले मेंबर के नजरिए को आपके प्रति चेंज करती है। फिर जैसे आपका शुरू होता है, इंटरव्यू शुरू होता है, तो आप यूं नहीं है कि आपकी अंगुलियां, कई बार होता है, जैसे मैंने अभी इंटरव्यू करवाए, निःशुल्क करवाए हमने हमारी कॉलेज में, और उनमें से 11 बच्चों का हमने करवाया हिंदी के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कम से कम 5+ बच्चे फाइनल असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। जयपुर में भी हम एक प्रोग्राम रखेंगे, वो भी चार्जेबल होगा, बट जो भी है आपने जहां भी दिया होगा कुछ चीजें, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंगुलियों को बार बार ऐसे ऐसे, आप जहां चेयर पे बैठे हैं वहां आराम से हाथ को यूं रख सकते हैं, यूं रख सकते हैं। आपकी ये नहीं ऐसी हरकतें आपके बीच में, यहां हाथ लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो, ये चीजें आपको प्रैक्टिस करके जानी है, और मनोविज्ञान रूप से मजबूत होके जाना है कि मुझे ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, क्योंकि ये हरकतें सामने वालों का ध्यान डिस्टर्ब करती हैं, और वो आपकी माइनस पॉइंट बन जाता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए मेंबर ने आपसे प्रश्न पूछा कि चलिए आप अपना परिचय बताइए, तो परिचय जब बताया जाता है, या मान लीजिए परिचय पूछा जाता है, तो आपका परिचय ऐसा होना चाहिए कि प्रत्युत्तर नहीं बन पाए। आपने आधा अधूरा परिचय दिया, उससे उनको ये लगा कि इनको परिचय देना भी नहीं आता और ये प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। तो परिचय में सब चीजें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, आप पूरा का पूरा बताइए। उसी से 4-5 चीजें और पूछी जा सकती हैं, बट वो चीजें वो बताएं जिनको लेकर आप अपना साक्षात्कार करवाना चाहते हैं। कई बार बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है, सर मैंने उस समय पीएचडी नहीं दिखाई, अब मैं पीएचडी दिखाता हूं तो मेरे से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 100% प्रश्न पूछे जाएंगे।
आपका टॉपिक क्या है, रिसर्च क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होती है, आपने यही टॉपिक क्यों चुना, आप इसकी क्या प्रासंगिकता देखते हैं, क्या इससे पहले इस पर रिसर्च हुआ है। तो वो सब चीजें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। नहीं दिखाया है तो आप रहने दीजिए। आप ये सोचते हैं कि उससे कोई बड़ा प्लस पॉइंट होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है, ये कुछ नहीं है। आप जितनी कम चीजों के साथ जाते हैं उतना बेटर होता है। ठीक है, अपने आप को इस लेवल पे तैयार करना है कि मैं इंटरव्यू की दिशा मोड़ सकता हूं। ये कैंडिडेट में दम होना चाहिए, वो चाहता है तो। अन्यथा वो ऐसा फंस भी सकता है कि वो जैसे चाहेंगे वैसे आपको उस तरफ उलझाते जाएंगे और आप उलझते जाओगे। आपका मनोविज्ञान, आपका भावनात्मक रूप से मजबूत होना आपको साक्षात्कार का विजेता घोषित करता है। तो जैसे ही उन्होंने शुरू किया कि सर आपका परिचय हुआ, फिर आपसे बेसिक प्रश्न पूछने शुरू करता है मेंबर। आजकल एक परिवर्तन और हुआ है जो आप बड़ा याद रखना, कि पहले जो होता था कि सब चीजें मतलब नाम के अकॉर्डिंग बुलाया जाता था। इस बार क्या किया है कि टोकरी में कुछ लिस्टें डाल दी जाती हैं, पर्चियां डाल दी जाती हैं। ये नया चेंज है। आपको एक पर्ची उठानी पड़ती है वहां से, सभी जो कैंडिडेट 8-8 के दो आपके पैनल बने हुए हैं, तो वहां एक पर्ची उठानी पड़ती है। उस पर्ची में जो नंबर आ गया वही आपका नंबर होता है। जैसे आपका 7 नंबर आ गया, 5 नंबर आ गया, ये हमने किया भी था। तो 5 या 7 नंबर जो आ गया उसके अकॉर्डिंग आपको वहां आपकी पहचान है, वहीं आपको बुलाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बट आपकी बेसिक जानकारियां उनके पास होती हैं उस कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो उनसे रिलेवेंट लेके प्रश्न पूछ सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको, आप जहां से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मेंबर जो होता है वो शुरुआती प्रश्न पूछता है, बड़ा सरल प्रश्न पूछता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गिरे नहीं। तो वो आपके जहां से आप बिलोंग करते हैं, मान लीजिए वर्तमान सर्विस में आप एजुकेशन में स्कूल लेक्चरर हैं, सेकंड ग्रेड हैं, तो आपसे वहां से पूछेंगे कि क्यों आना चाहते हैं आप कॉलेज प्रोफेसर में, क्या अंतर है दोनों में। अच्छा, स्कूल एजुकेशन की कोई बहुत बड़ी योजना हो, जैसे एनईपी 2020 बहुत चर्चित है, तो इसका कॉलेज एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको जिस कार्य क्षेत्र से आप आते हैं उसका आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, जिस जिले से आते हैं उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। और आप राजस्थान की वर्तमान में एक समसामयिक घटनाएं क्या है, राजस्थान की वर्तमान सरकार में, जैसे मान लीजिए कोई महिला है तो पूछ लेगा महिला उप मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान के भी ये फिलहाल योजना कौन सी चल रही है। ठीक है, राजस्थान का हाल में ये जिला चर्चित रहा क्यों, क्या रीजन था वहां पे ऐसा। तो ऐसी कोई भी घटना, यानी आपको करंट मेंबर का जो, मान लीजिए 3 सदस्य बैठे हैं तो कोई बात नहीं है, 4 बैठे हैं, नॉर्मली 4 बैठते हैं, तो जो बीच में मेंबर बैठे हैं आपको पता चल जाएगा कि मेंबर हैं, अलग ही दिख जाएंगे आपको। तो वो शुरुआत करते हैं, तो उनका जो प्रश्नों का सिलसिला होता है वो विशेष पे ज्यादा नहीं होता है। उनका आपके जिले से, राजस्थान की कोई करंट घटना है, भारत की कोई घटना है। ठीक है, आपको अखबार से रिलेवेंट प्रश्न पूछ सकते हैं कि आज का अखबार आपने पढ़ा है क्या। ठीक है, तो उसमें हेडलाइन क्या थी, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। वो नॉर्मली चेक करने के लिए आप माइंडफुलनेस कितने, सजग कितने। तो आपको बेसिक चीज़ें आपको जरूर पता होनी चाहिए अपने जिले के बारे में, वहाँ की कोई स्पेशल चीज़ है, आप जिस विषय से बिलोंग करते हैं उस विषय का कोई वहाँ का प्रसिद्ध कवि हो, प्रसिद्ध इतिहासकार रहा हो, वहाँ की ज्योग्राफी में कोई ऐसी चीज़ हो, तो वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो वो शुरुआती जो 5 से 7 मिनट है वो ऐसे बेसिक प्रश्न आपसे पूछेंगे। कोई भी वो ऐसा कोई मुद्दा उठा सकते हैं कॉलेज एजुकेशन को लेकर, आप प्रोफेसर ही क्यों बनना चाहते हैं, हम आपको प्रोफेसर क्यों बनाएं। ठीक है, आपकी इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 3 साल का अंतराल था, वो क्यों था, आप इतने समय तक बेरोजगार थे, क्या कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको उनके लिए तैयार रहना है। यद्यपि आरपीएससी का लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं है, बट फिर भी अपन उम्मीद करके जाएं, अपन अपनी मानसिकता बना के जाएं कि ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जैसे वो एक्सपर्ट्स पे आता है, तो एक्सपर्ट जो होता है, मैंने कहा ना 4 चीज़ों में आपका होता है। आपने परिवेश बहुत अच्छे से कर लिया, फिर उसके बाद आपका परिचय संबंधी आपका जो बायोडाटा है, जिला है, ठीक है, तो उनसे संबंधित जो चीजें हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, करंट समसामयिक की जो चीजें हैं, राजस्थान की प्लस भारत की ऐसी कोई चीज है वो आपसे पूछ सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है कि वो आपसे ये भी जानकर रखना चाहते हैं कि कॉलेज एजुकेशन में आप जाओगे, किशोर अवस्था के बच्चों को आपको पढ़ाना है, तो वहां आपसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि विश्व की कोई ऐसी घटना, फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो हल्का सा तो नॉलेज होना चाहिए। अभी पैरा ओलंपिक गेम्स हुए हैं, राजस्थान से बहुत सारी खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, कौन कौन से ने पदक क्या जीते हैं। तो ये बेसिक जानकारियां आपसे अपेक्षित रखता है बोर्ड, कि इतना नॉलेज तो आपको होना चाहिए कि आपके अगल बगल में क्या हो रहा है, राजस्थान प्लस भारतवर्ष में, विश्व भर में भी कुछ। तो ये आपका शुरुआती होता है परिचय, बायोडाटा, समसामयिक की, तो ये तो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ 4% आप जवाब नहीं दे पाए, तो आगे आपका कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाएगा।
यहां बहुत अच्छे से जवाब दे दिया आपने। तो आगे जब एक्सपर्ट आपके सवालों पे सब्जेक्ट पे लेके जाएंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। तो थोड़ा सा आपको मेंटली इन चीजों के लिए पहले से आप एक तैयारी करनी है। आप किसी भी सीनियर साथी के साथ डिस्कशन कर लीजिए। मैं भी जयपुर में एक प्रोग्राम करवाऊंगा इसका, वो चार्जेबल जरूर होगा, बट हम व्यक्तिगत रूप से वहां चीजें बताएंगे कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आप कहीं भी किसी से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो आपकी आती है वो विषय से आती है। आपके विषय का ज्ञान हो चुका है, लेकिन यहां दोबारा से एक उसकी ऊपरी ऊपरी तौर पे जांच की जाएगी कि कहीं आप चीटिंग करके तो नहीं आए हैं, क्या विषय का वास्तव में नॉलेज है। तो विषय से रिलेवेंट आपसे पेपर के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने पेपर थे एमए में, आपका स्पेशलाइजेशन किस में है, आपका इतिहास से संबंधित कोई पूछ रहा है तो कोई आपका प्राचीन भारत रहा है, आधुनिक रहा है। हिंदी से विषय पूछ रहा है तो आपका पांचवा पेपर कौन सा था, आप कहते हैं प्रेमचंद था, तुलसीदास जी थे, कोई भी था तो तुलसीदास जी के बारे में बताइए। ठीक है, हिंदी में विशेष रूप से उपन्यासों के चरित्रों के बारे में, कहानियों के बारे में, राजस्थानी भाषा के बारे में, ये सब चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो विशेष से रिलेवेंट आपको ऊपरी ऊपरी तौर पे कम से कम ये नॉलेज तो होना चाहिए कि ये प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं, इनके प्रसिद्ध करेक्टर रहे हैं, ठीक है, इनसे ये हमें सीख मिलती है। तो ये कंप्लीटली आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए उस विषय का। ऊपरी ऊपरी तौर पे एक बार पूरा रिवीजन एक बार आप हल्का सा कर लें, ये फायदेमंद रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और यदि आत्मविश्वास होता है तो मैं मानता हूं कि चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। दूसरी चीज जो बेसिकली बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर हम एकदम गंभीर बन के बैठे हैं या थोड़ा सा, देखो ना तो बहुत गंभीर बनना है और ना ही एकदम से ऐसे दांत निकालने शुरू कर दो, नहीं, ऐसे जो मेरे चेहरे पे एक नेचुरलिटी है, ये स्वाभाविकता रखनी है। ये सब अब दांत दांत दिख रहे हैं इसका मतलब स्वाभाविकता नहीं है, यूं। और आई कांटेक्ट, मतलब जब पर्सन मेंबर पूछ रहे हैं तो कंप्लीट आई कांटेक्ट, ऐसा नहीं है हाँ सर मेरा परिचय हिंदी विषय, इतिहास में सर हल प्रताप महान, ऐसे नहीं। नजरें झुकी हैं मतलब कुछ छुपा रहे हो आप। नजरें यूं मिलनी चाहिए कि अगला लगे यार कॉन्फिडेंस है। आई कांटेक्ट एकदम यूं होना चाहिए, और चेहरे पे एकदम से हल्का सा स्माइल फेस होना चाहिए। उससे अगले पे प्रभाव पड़ता है कि यार ये बंदा जब बच्चों को फेस करेगा कुछ देखे जाएगा ना, यार ये योग्य है इस पद के। यहाँ आपको गंभीरता नहीं दिखानी है बहुत ज्यादा कि ऐसे मुंह बना के नहीं बैठना है, स्वाभाविकता जैसे होना वैसे बैठ जाओ। कृत्रिमता मत ओढ़िए, झूठी लिबास मत पहनना। मैं ये कहूंगा बहुत अच्छा इंटरव्यू जाएगा आपका। नेचुरल बनना, जैसे हैं वैसे, डुप्लीकेसी कहीं नहीं लानी है। तो ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए, स्वाभाविकता के साथ आंसर देना है। तो विषय से रिलेवेंट एक बार सभी चीजें जो आप अपडेट कर लें। यद्यपि इसमें एक्सपर्ट ज्यादा, आपको विषय के एक्सपर्ट होते हैं, ज्यादा बता पाते हैं। हमने इंटरव्यू में ऐसे लोगों को बुलाया था जब हमने कॉलेज में निःशुल्क करवाया था हिंदी बच्चों के लिए, तो दोनों आरपीएससी में गए हुए बंदे थे। हम आगे भी जयपुर में भी कोशिश करेंगे ऐसे बंधु से रूबरू करवाएं जो गए हुए हैं और जिन्हें नॉलेज बहुत है। उसके बाद तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विषय ज्ञान के बाद आपसे तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है शिक्षण। क्योंकि सहायक आचार्य में टीचिंग का बहुत बड़ा रोल है। अब शिक्षण में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ मान लीजिए बोर्ड के 4 मेंबर बैठे हैं, यहाँ आप सामने बैठे हैं, तो यहाँ पे आगे जो होगा एक व्हाइट बोर्ड होगा। कौन सा बोर्ड होगा? व्हाइट बोर्ड, जो गवर्नमेंट स्कूलों में होता है, और मार्कर होता है, डिजिटल बोर्ड नहीं होता है। और आपको पढ़ाना है तो पहले 1-2 दिन पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे अभ्यास करना है। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जब व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं तो वो टेढ़े लिखते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, काव्य, शास्त्र, प्रकरण, तो ये ऐसे चल रहा है, ये गलत है, ये नेगेटिव होता है। उस विषय में जिसमें लिख रहे हैं आप, चाहे वो 4 वर्ड 4 टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं, उन चारों को एक तो शुद्ध रूप में लिखना है, एक सीधी लाइन में लिखना अभ्यास कर लें। और ज्यादा नहीं लिखना होता। बोर्ड पे जब लिख रहे होते हैं आप, जब शिक्षण कार्य करवा रहे होते हैं, तो जैसे आपने टॉपिक लिखा, कि मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपने लिखा, महाराणा प्रताप लिखा, तो प्रताप आपने लिखा, तो प्रताप लिख रहे हो तो साथ में बोल रहे हो आज हम भारतीय इतिहास के, जैसे मैं, भूमिका ऐसी होनी चाहिए कि अगले ऐसे हो जाए यार ये बनेगा, आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल भारतवर्ष के सीने को गर्व से ऊंचा कर दिया, अपितु दुनिया को यह भी दिखा दिया कि भारत की भूमि वास्तव में वीरों की भूमि है, और विदेशी कार्यों को दिखा दिया कि कम संसाधनों के साथ भी इतिहास की दशा और दिशा को मोड़ा जा सकता है। आपका पूरी बॉडी आपकी बोलनी चाहिए टीचिंग में। ऐसे होता है कई बच्चे जेब में हाथ डाल लेते हैं,
ये लिख रहे हैं, फिर देख नहीं रहे हैं। अरे जब बोल रहे हो तो बीच में आप यूं भी देखिए, अगलों को लगना चाहिए कि आप क्लासरूम के बच्चों को पढ़ा रहे हो। आपके सामने बच्चे बैठे हैं और आज उन बच्चों को आपको ऐसा पढ़ा के जाना है कि वो बच्चे याद करें कि सर ने क्या टॉपिक पढ़ाया। टॉपिक की शुरुआत इतनी गजब की, आपको मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट मिलता है सर, 1 से 1.5 मिनट मिलता है, तो 1 से 1.5 मिनट में छाप छोड़ के आओ ना। मान लीजिए आपका शुरुआती इंटरव्यू खराब हो गया, आपका लास्ट चरण शिक्षण कार्य चल रहा है और इसमें आपने छाप छोड़ दी, समझ रहे हो ना। भारतीय इतिहास के, जैसे मान लीजिए मुझे चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाना है, भारतीय इतिहास के कालखंड के उस पहले ऐतिहासिक सम्राट के बारे में, जिसने दिखाया कि सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर भी इस देश का प्रथम केंद्रीकृत राजा बना जा सकता है। आज मैं उसी कहानी को आपके सामने रख रहा हूं। ये कहानी शुरू होती है चाणक्य के प्रतिशोध से। मतलब बोलो ना तो आपकी बॉडी बॉडी वाइब्रेट होनी चाहिए। हिंदी पढ़ा रहे हो तो जब पढ़ा रहे हो तुलसीदास जी के दोहे से इस प्रकार से शुरुआत करो, एक टॉप लाइन से, कि अगलों को लगे कि हाँ तुलसीदास जी आ गए हैं इसके अंतर्गत, सूरदास जी आ गए हो इसके अंतर्गत, रैदास बोल रहा है इसके अंतर्गत, कबीर बोल रहा है इसके अंतर्गत, महादेवी वर्मा बोल रही है इसके अंतर्गत। जो पढ़ा रहे हो ना वो बोलना चाहिए। ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो तो मानचित्र ऐसा बनाया जोरदार तरीके से कि अगले मानचित्र को देख के हो गए कि हाँ यार ये ज्योग्राफी का टीचर है। जिस विषय को आप परोस रहे हो ना वो तुम्हारी पूरी बॉडी में बोलना चाहिए। यदि बॉडी में नहीं बोल रहा है तो तुम उसके शिक्षक नहीं बन सकते। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसका अभ्यास कीजिए ना। आपको लगता होगा धीर सिंह सर तो इतना लंबा एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये सब चीज आप में डेवलप की जा सकती है। मैंने इतिहास के पिछली बार के इंटरव्यू में 2-3 कैंडिडेट को घर पे मेरे से पर्सनली आए थे, उनको मैंने ये चीजें बताई, उनमें इंप्रूवमेंट हुआ और उन्होंने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं। तो शिक्षण में आपको जब बोर्ड पे लिख रहे हैं तो बोलते हुए लिखना है, साथ में आपका आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए। फिर आप 1 मिनट में उस टॉपिक को एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा उसकी भूमिका ऐसी बताइए कि मजा आ जाना चाहिए, सामने वालों को लगना चाहिए कि वास्तव में सहायक आचार्य जैसा इसका प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन बड़ा आपका उपयोगी होना चाहिए। तो शिक्षण का थोड़ा सा अभ्यास कीजिएगा जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें उद्दीपन परिवर्तन आपका श्यामपट्ट कौशल वगैरह, ठीक है। एक कई बार क्या होता है आपने लिख के और आप परेशान तो रहते हो, प्रेशर रहता ही है, और आप फटाफट मार्कर को यूं रख देते हो, आप इसको साफ करके नहीं जाते हो। नहीं, आपको वाइट पूरे बोर्ड को साफ करके उसके बाद आपको वो दोबारा से कहेंगे कि बैठिए आप, उस टॉपिक से रिलेवेंट प्रश्न पूछा जा सकता है। अंतिम रूप से फिर आपसे और कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। ये टोटली आपका सहायक आचार्य का इंटरव्यू होता है। इसमें सब चीजों का रोल है। आपके ड्रेस कोड का भी अपना रोल है। कई बार बच्चे कहते हैं सर ड्रेस कोड से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। हमने इंटरव्यू लिए, हमारे इंटरव्यू बोर्ड में 3 बच्चे ऐसे थे जिनकी प्रॉपर ड्रेस कोड थी। हमें लगा कि ये बच्चे वास्तव में सहायक आचार्य बनने आए। लड़कियां साड़ी में कि जितनी अच्छी लगती हैं, साड़ी में भी कलर होते हैं कुछ, वो अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि लहरियों पहन की थे चली गई और सोच रही हो कि नहीं, उसका एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है, सिंपल सोबर। सलवार सूट में जा रही हूँ, सिंपल सोबर। लड़के जब जा रहे हैं तो चाहे वो ब्लैक पैंट है, व्हाइट शर्ट है, या ब्लू शर्ट है, नेवी ब्लू पैंट है, ये 2-3 ड्रेस कोड होते हैं, उसको अपनाइए। और वो भी एकदम प्रेस किए हुए सिस्टम से, जूते एकदम बहुत सही, जो लेदर शूज वगैरह होते हैं वो। तो थोड़ा सिस्टम, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो उस पोस्ट की पर्सनैलिटी आप में दिखाई दे रही है। आपके बाल बिखरे हुए हैं, ठीक है, आपकी शर्ट के कलर अलग हैं, पैंट के कलर अलग हैं, तो उससे ये लगता नहीं है कि सहायक आचार्य है। तो ये चीजें आपको रखनी चाहिए। इनसे आपको बहुत फायदा होता है। सामने वालों का नजरिया बदलता है, सामने वालों को आप अपने अधीन बनाते जाते हो यदि आपकी पर्सनैलिटी को आपने बहुत अच्छे से बना के गए हो। भाषा शैली अच्छी रखिए, बहुत सरल और विनम्र। कभी इंटरव्यू बोर्ड में जिद नहीं करनी। आप अपनी मान, सर मैंने तो ऐसा ही पढ़ा है। बेटा जी, वो लोग है ना, वो अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए तुम्हें अटका सकते हैं। कोई बात नहीं सर, माफी चाहूंगा, मुझे इतना स्मरण था, हो सकता है मैं गलत हूं सर। इतने सरल शब्दों में ऐसा लगना चाहिए कि यार हाँ, आप उनको कहो कि आप विजेता हैं, हम आपके शरण में हैं। बस अगलों को ये एहसास करवाओ। ऐसा नहीं मैंने तो ये पढ़ा है सर और मैं सही हूं, आपने गलत पढ़ा होगा। फिर बेटा गलत पढ़ाओ तो आ जाओ वापस, अगले साल फिर से प्रिपरेशन करो, इंटरव्यू के लिए दोबारा से जाना। ये मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इन मौकों को गंवाना नहीं चाहिए। जिद बहस नहीं करनी। माफी चाहूंगा सर, बड़ी विनम्रता के साथ, सर मुझे स्मरण नहीं है। शौरी बोल देना, आपको 20% भी नहीं आते, फर्क नहीं पड़ेगा।
बट सॉरी में भी आत्मविश्वास दिखना चाहिए। माफी चाहूंगा सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए ना, स्वीकार कीजिए ना। पर्सन ना आना गलती नहीं है आपकी, क्योंकि आपकी जांच हो चुकी है। वो आपको देखना चाह रहे हैं कि आप घबरा रहे हो कि नहीं घबरा रहे हो। घबराना नहीं है आपको, आत्मविश्वास के साथ चीजों का सामना करना है आपको। तो ड्रेस कोड का मैंने आपको बताया है, ठीक है। कुछ मनोवैज्ञानिक चीजें और भी बहुत सारी, खैर इंटरव्यू में बहुत सारा बोल सकता हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि मेरे खुद के इंटरव्यू बहुत अच्छे रहे हैं और मुझे इसका पर्सनली मनोविज्ञान का बड़ा मुझे फायदा मिला है। तो चीजें कि मैंने हमेशा अपने इंटरव्यू को अपने अपने अकॉर्डिंग मोड़ा है और पूरे पैनल ने मेरा साथ दिया हमेशा इस रूप में कि मैं मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा रहता था कि चीजें अपने आप आने लग जाती थी। तो ये चीज आप देख लीजिएगा, शिक्षण विषय का बता दिया, बायोटा व्यक्तित्व है, अभिवादन शैली, आई कॉन्टेक्ट मैंने बता दिया। कुछ मनोवैज्ञानिक चीजें जो इंटरव्यू से हटके, इस बार के इंटरव्यू ज्यादा मुझे लगता है कि ज्यादा ठीक होंगे, मतलब पहले के इंटरव्यू ज्यादा ऐसा लगता था कि बेईमानी भरे रहे हैं। इस बार डर है आरपीएससी में, सदस्यों में डर है। कोई भाई बहुत जो पहुंच वाले लोग हैं वो तो खैर क्या पता कहीं पहुंच जाएंगे, बट मुझे लगता है कि इस बार ज्यादा ईमानदारी होने के चांस हैं। तो हो सकता है कि जो बच्चा इंटरव्यू को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेगा उसको फायदा मिल जाएगा, मेरिट कम रह जाएगी, ऐसा लगता है। इससे पहले वाली सरकारों में तो जिस प्रकार से हुआ है, खेला हुआ है, आप सोच नहीं सकते। हमें अब पता चल रहा है कि ऐसा सा भी हुआ है। तो इस बार में अभी फिलहाल दबाव की स्थिति है, तो उम्मीद करते हैं कि होगा भी तो बहुत कम लेवल पे हो सकता है, बाकी तो खैर राम जाने आरपीएससी का, बट फिर भी अपन तो यही उम्मीद करके जाएं कि कुछ भी गलत नहीं होगा, ईमानदारी से होगा। तो कुछ मनोवैज्ञानिक चीजें जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, इन चीजों को भी फॉलो करना इंटरव्यू की, कुछ ऐसी चीजें जो हर कोई नहीं बताता लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको। आदमी मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत है ना, उसके अंदर से डर नहीं है ना, तो उसका इंटरव्यू ऑटोमेटिक सही होता है। इसको खत्म करने के लिए कुछ अपने पुराने नुस्खे हैं वो अपना सकते हैं। जैसे इंटरव्यू के लिए घर से समय पे निकलना, एक फिक्स टाइम 1:45 वाला, ऐसा नहीं निकलना, यह अंधविश्वास नहीं है। यह आदमी को मनोवैज्ञानिक रूप से स्ट्रांग बनाता है। मैंने इसका 2 बार 3 बार 4 बार यूज किया है, मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रहा है। घर से दही मीठे के साथ निकलना आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाता है। हमारी पुराने लोगों की चीजें थी वो बहुत गजब की थी। बड़ों का आशीर्वाद लेके निकलना, ये हम महाभारत युद्ध से भी सीखते हैं। तो वो विजयी भव वाला जो आशीर्वाद आपको मिलता है वो आपको आत्मविश्वास बढ़ाता है। आप जिस जगह में बैठ के गए हैं, जिस रास्ते में गए हैं, जिस साथी के साथ गए हैं, उससे बहुत पॉजिटिवली हंसते हुए बातें करना। जिस टैक्सी बस में गए हैं उसको 10 रुपये ज्यादा दे देना, ठीक है। आप पहले दिन पहुंच जाएं आरपीसी अजमेर, ठीक है, वहां अनावश्यक रूप से लोगों से बातें नहीं करें, कल तुमसे इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न रिपीट नहीं होता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तनाव नहीं लेना है, पहले रिलैक्स होना है, पहले दिन आराम से सोना है फुल नींद के साथ, सुबह का अखबार जरूर पढ़ना है, बेसिकली अपने ईश्वर को याद करना है। जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ, आपको जो पसंद है वो पढ़िए। इनसे आप अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हो और इंटरव्यू वास्तव में आंतरिक आपका जो सशक्त है ना, उसी का ही परिणाम होता है। यदि आप इंटरनली हिले हुए हो तो आपको कितना नॉलेज क्यों नहीं हो, आप वहां भी हिल जाओगे। तो ये चीजें भी आप अपना सकते हो, नुस्खे हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक नुस्खे हैं जो मैं तो अपनाता रहता हूं और आप भी इनको अपनाइए। तो इंटरव्यू को लेकर ये बेसिक जानकारियां थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उम्मीद करता हूं आपको फायदा हुआ होगा। फिर भी हम जयपुर में हर विषय के जो साक्षात्कार होंगे उनके लिए अलग अलग हम रखेंगे, बहुत मिनिमम चार्ज में रखेंगे, और वहाँ व्यक्तिगत रूप से मैं खुद बातें करूंगा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स के माध्यम से। तो हिंदी विषय के लिए भी हम इस पहले चरण में स्टार्ट कर रहे हैं जयपुर में, 2,000 रुपये की फीस रख के, क्योंकि इंस्टीट्यूट में होना, उसकी रिकॉर्डिंग होना, ये सब चीज़ें में आपको पता है। बाकी तो कोई तो 5,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, हम 2,000 रुपये में, जिसमें रिकॉर्डिंग भी होगी और आपका मॉक इंटरव्यू भी होगा और पर्सनल आपको गाइडेंस भी दी जाएगी। ये हम संभवतः इस संडे को करवा सकते हैं, बाकी हर विषय के लिए हम करवाएंगे। तो आज का ये साक्षात्कार सेशन मुझे लगता है आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। धन्यवाद।